नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी हाउ टू स्कोर 100+ इन जीएस प्रीलिम्स। हमारी 3 वीडियो आ चुकी थी जिसमें हमने विस्तार से बात की थी कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर्स को लेके। ठीक है, आज उससे आगे शुरू करते हैं। लास्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर रखे थे। मैंने डिटेल में बताया था कि आपकी अप्रोच वहां पे क्या होनी चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था। 75 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज उसके आगे शुरू करते हैं। 2023 का हमारा जो जीएस वाला पेपर है उसका हम लोग सेट ए सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ बात जो मुझे आई थिंक पहले बता देनी चाहिए थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कई बार बच्चों की क्वेरीज होती है ना कि क्वेश्चन वहां पे कैसे सॉल्व करें। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे आप 3 राउंड में लेकर जाओ। एक बार पहली बार में जाओ जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ इसका आंसर ये है, जो मतलब जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि इसका आंसर ये होगा। फिर अगले राउंड में आप उसमें जाओ जिसमें आपने 2 आंसर एलिमिनेट कर रखे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रखे हैं। फिर तीसरे वाले में जाओ जिसमें आपने एक एलिमिनेट कर रखा है। थोड़ा सा ये रिस्की टाइप का होता है, बट मैं पर्सनली ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखो जब अगर आप पहले 1 से लेकर 100 तक जाओगे ना तो आपके लगभग उसमें 40-45 या हो सकता है कि आपका 1 घंटा जो है ना पूरा निकल जाएगा। उसके बाद तो फिर भागने वाला समय आ जाएगा। तो भागने वाले समय में जब आपका दिमाग है ना उतना अच्छे से तो काम करेगा नहीं, फिर आप भागते भागते ही करोगे। तो जो आपको सोचना है ना, जो एलिमिनेट करना है, जो रिस्क लेना है, जो कुछ भी करना है ना, आप पहले ही राउंड में ले लो। तो ये मत आप करना कि पहले राउंड में जाओ जिसमें से हो, फिर दूसरे राउंड में जिस क्वेश्चन को टैकल करना है ना, आप देख लो कि हाँ मुझे चारों के चारों में से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो अगर हिंट मिल रही है तब वहीं डील करो, फिर आगे बढ़ो। तो ये मेरी अप्रोच होती है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे वर्क करता है। और एक चीज, एक और बात होती है, हो सकता है ना कि जो हमारे स्टार्ट के क्वेश्चन है, लेट्स से मान लो आप 1 से 100 तक क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि जो आपके जो सेगमेंट होता है तो उसमें 1 से जो 10 क्वेश्चन हो वो आपके पेपर में ना काफी टफ पड़े। तो आप अपनी सहजता के लिए ये कर सकते हो ना कि थोड़ा सा स्किप कर लो, वो वाला पोर्शन आप चूज कर लो ना जिसमें आप काफी सहज होते हो। लेट्स से आपका पॉलिटी काफी स्ट्रांग है, तो आप देख लो कि पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक बार वहां स्किप कर सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो, बाकी तो आपको करना ऐसे ही होता है। 75 से आगे हम शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन था, इसमें वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें कथन एक था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विश्व जल विकास रिपोर्ट होती है ना, जो 2022 में निकली थी, उसके अनुसार भारत जो होता है वो प्रतिवर्ष भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना वो सबसे अधिक होता है। विश्व का जो 1/4 है ना, मान लीजिए अगर 100 यूनिट जो है ना पूरा वो भौम जल है पूरे विश्व के लिए, तो उसका जो है ना 25 जो होता है ना यूनिट, तो हम ही लोग निकाल लेते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही था, हम लोग पढ़ते भी हैं और ये रिपोर्ट थी। ठीक है, तो कथन एक तो बिल्कुल सही था। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यार, 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, और ये हम लोग सोच भी सकते थे ना कि हाँ ये तो पॉसिबल लग रहा है कि 1/4 जो है जल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कथन दो क्या था? कथन दो बोल रहा है ना कि भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% पॉपुलेशन जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता, दो चीज ध्यान दीजिएगा, पेयजल और स्वच्छता, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत होती है। वही स्टेटमेंट बोल रहा है ना, लेकिन बोल रहा है कि जो आप ये 1/4 ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो ना, वो किस पर्पज के लिए करते हो? पेयजल और स्वच्छता के लिए करते हो क्या? नहीं ना। हम लोग जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, वो 80 to 90% जो होता है वो इरिगेशन पर्पज से होता है, हम लोग सिंचाई करने के लिए। ठीक है, इरिगेशन पर्पज से करते हैं, ना कि वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत था, तो बस पहला आंसर सही है, दूसरा गलत था। ठीक है, ये करंट अफेयर भी था, करंट अफेयर से ओरिएंटेड था, और ये हम लोगों को पता है ना कि कितनी पॉपुलेशन होती है। सो ये वाला था। आई होप ये इजी था, होना चाहिए था। 77 पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेसिक पॉलिटी ही थी। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। आर्टिकल 355 आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आर्टिकल 355 और 356 हम लोग पढ़ते हैं साथ साथ। ठीक है, 356। ठीक है, तो ये आर्टिकल 355 की लैंग्वेज ही यही है ना कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्यों को प्रोटेक्ट करे, किससे? इंटरनल डिस्टरबेंसेस से, और जो बाह्य आक्रमण होते हैं उनसे। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट था, लक्ष्मीकांत की लाइन थी, हो जानी चाहिए थी। ठीक है, दूसरा, भारत का जो संविधान होता है वो राज्यों को
निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। ये बताइए, आपको अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरफ रखा जाता है तो आपको क्या विधिक काउंसिल नहीं मिलता है? जो आपको विधिक काउंसिल है, जो आपकी लीगल एड है, वो आपको मिलती नहीं है क्या? मिलती है ना। इतना तो सुरक्षा होती ही है ना कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है ना, तो आप अपने वकील से मिल सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हो ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत बोल रहा है। आर्टिकल 22 उसमें है, हम लोग पढ़ते हैं ना, निवारक नजरबंदी, ठीक है। तो वो वहां से क्वेश्चन था, बेसिक ही था, ठीक है। तो वहां हमें मिलती है, हम लोग लीगल एड ले सकते हैं, लीगल हेल्प ले सकते हैं। तो ये दूसरा वाला गलत था। ये तीसरा वाला थोड़ा सा ना, ये वाला उलझाऊ था, शायद मेरा वहां पे गलत हो गया था। इसमें क्या बोल रहा था कि जो आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 है, उसके अनुसार जो पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति है ना, अगर उसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ उसने अपराध किया है, तो उसको साक्षी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी अभी नॉर्मल में क्या होता है ना कि अगर आपको पुलिस कस्टडी में लेती है और वहां से कोई आपका अपराध स्वीकार करवाती है ना, तो वो साक्ष्य के रूप में प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये इसमें से ना, ये एक्सेप्शन है कि अगर ये आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 है, इसके तहत अगर वो कस्टडी में स्वीकार करवा लेती है ना, तो वो साक्ष्य माना जाएगा। बट मेरे दिमाग में तो उल्टा था कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरा वहां पे गलत हो गया था, बशर्ते ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो मैंने तो वहां पे कितना लगाया था? सिर्फ पहला लगाया था कि केवल एक ही स्टेटमेंट जिसमें सही है, दूसरा मैंने गलत कर रखा था और तीसरा भी मैंने गलत कर रखा। बट ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, इस एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत अगर पुलिस जो है ना कन्फेस करवा लेती है तो माना जाएगा, ठीक है। वो साक्षी के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आई थिंक गलत था, ठीक है, और मैंने सही दिया था। सही है स्टेटमेंट। और सिर्फ साक्षी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, प्रयुक्त किया जा सकता है आई थिंक, ठीक है। तो मैंने तो बोला था कि सही है, ठीक है। मैंने वहां लिया था कि हाँ ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ना एक्चुअल में किया जा सकता है। तो मैंने वहां पे दो लिए थे, दोनों स्टेटमेंट माने थे कि ठीक है, एक इसको सही माना था और एक इसको माना था, ठीक है। और ये तो गलत था। सो ये वहां पे मेरा गलत हुआ था, बट मैंने क्वेश्चन को ऐसे डील किया था वहां पे। ये वाला इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है ना, वो दशकों से गृह कलह खाद्य संकट से त्रस्त रहा है? देख लीजिए, इन वजहों से कि कौन न्यूज में रहता है। वहां पे गृह कलह है और खाद्य संकट है, ठीक है। और लास्ट टाइम में वहां पे अकाल भी पड़ा था। तो इनमें से कौन? ये सोमालिया नाम आता है। अगर कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि काफी गरीब है, काफी उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस है, अकाल वकाल पड़ा है, तो हम लोग यही लेते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो ये सोमालिया है ना, वहां पे उसी का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। अफ्रीका में वही कंट्री थी, बाकी तो हम लोग साथ पढ़ते भी नहीं है। तो इजी क्वेश्चन था, सोमालिया आई थिंक इजी था ना, हुआ भी था। So, और ये अफ्रीका से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक आगे भी क्वेश्चन पूछा था ना कि जहां पे मिलिट्री कू हुआ था, तो वो वाला भी है। तो और ये अक्सर न्यूज में रहता है, ऐसे कुछ रहता है ना। तो इंटरनेशनल जो न्यूज हम लोग पढ़ते हैं ना, ओनली एस का पढ़ोगे, रॉज का पढ़ोगे, या फिर किसी भी अच्छी कोचिंग का पढ़ोगे, तो ये न्यूज में आ जाता है कि यहाँ पे ये हो रहा है और हो रहा था। और इस बार जो अंतरराष्ट्रीय जो खबर है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अभी आगे आप लोग देखिए, इसी सेगमेंट में 75 से लेकर 100 तक ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अंतरराष्ट्रीय खबर थे। तो ये वाला तो इजी था, मतलब जो इंटरनेशनल न्यूज थी ना, ये वाला होना चाहिए था। बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, सॉरी, जो इन्वायरमेंट का हम लोग पढ़ते हैं ना, वहां से क्वेश्चन था कि जो भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं, वो नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट 2002, इसके तहत इनका गठन किया गया है, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, ठीक है। उनका क्या है कि वो जो नगोया प्रोटोकॉल के तहत जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है ना, उसको प्राप्त करने की प्रमुख कुंजी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा दोनों में से कोई ऐसा नहीं है ना कि जो हम पढ़ते नहीं है। अपनी बेसिक इन्वायरमेंट वाली बुक में हम ये भी पढ़ते हैं, नगोया प्रोटोकॉल भी पढ़ते हैं, कार्टेजेना वाला भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ते थे। तो बिल्कुल बेसिक का होना चाहिए था। दूसरा, जैव विविधता जो प्रबंधन समितियां होती हैं, वही ऊपर वाली, कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए शुल्क संग्रह लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ, जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाला है, निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। जितना जब एक्सप्लेनेशन दे ना किसी के बारे में, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि सही है। तो जो ये जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं जो इस एक्ट के तहत बनी हुई हैं, उन्हीं का काम बता रहा है ना, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा था। बिल्कुल जनरल था, सही था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। इजी था ना। ये वाला क्वेश्चन वहां मेरा गलत गया था।
बेसिक पॉलिटी से था, बट जो हम लोग ट्रेडिशनल वाले पढ़ते हैं ना, पहला दूसरा तो ठीक था, यहाँ वाला जो ना वो थोड़ा सा अंदर जाके पूछा था, तो वो यहाँ पे हम लोग फंस गए थे, मेरा तो फंस गया था यहाँ पे। ठीक है, बट ये जो दो स्टेटमेंट थे ना वो बिल्कुल आपके बेसिक एनसीईआरटी से कह लो या फिर जो हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन था। ठीक है, क्या बोल रहा था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों के विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो निर्वाचक मंडल बनता है राष्ट्रपति में, उसमें जो ये जो नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य होते हैं ना वो शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ चुने हुए जो सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वही उसका भाग बनते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना उसमें सिर्फ जो चुने हुए होते हैं राज्यों के और जो अपने केंद्र के हैं, ठीक है, संसद के, वो भाग बनते हैं। तो इस बेसिस पे तो ये पक्का गलत था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लाइन है, ये तो गलत होना चाहिए था। अगला, जो निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, एमएलए के वोट का मान। ठीक है, एमएलए के वोट का मान का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ना कि टोटल पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है अपॉन, ठीक है, तो उस राज्य की एमएलए की टोटल सीट कितनी है। अगर इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 1/1000 से, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो एमएलए की वैल्यू होती है ना, एमएलए की वोट की वैल्यू होती है। तो इसमें इसी से देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो निर्वाचित विधानसभा सीटें होती हैं जितने अधिक होती हैं, तो ये सीटें जितनी अधिक होंगी, ये जो वाली नंबर ऑफ सीट्स होंगी जितनी अधिक होंगी, क्या एमएलए के वोट का मान अधिक होगा? क्या आप लॉजिक लगाइए, ये वाला जो इसकी जो वैल्यू होगी ना कब अधिक होगी? जब ये वाला कम होगा और ये वाला अधिक होगा। तो ये तो उल्टा बोल रहा था। ठीक है, तो इस बेसिस पे तो ये दूसरा गलत था। यहाँ 2 तक तो इजी था। ठीक है, बाकी ये 2 वाला जो था ना काफी उलझाव था, तो या तो मैंने छोड़ दिया था या तो मैंने लिया होगा रिस्क, तो मेरा गलत है, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो ये वाले दोनों स्टेटमेंट मेरे गलत गए थे। ठीक है, और ये तो 2 तो बिल्कुल बेसिक था। तो इस क्वेश्चन में ये करना था, या तो आप रिस्क ले सकते थे या फिर आप छोड़ सकते थे। आई थिंक ये वाला सही था, ये वाला सही था और ये वाला आई थिंक गलत था। ठीक है, तो रिस्क है, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कोचिंग में क्या आता है, बट यही था। 2 बिल्कुल बेसिक था, ये तो एटलीस्ट इतना इसमें होना चाहिए था। ठीक है, और ये नहीं था। ठीक, आगे के लिए क्या कर सकते हो, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है ना उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हो। राष्ट्रपति का देखोगे तो फिर उपराष्ट्रपति में देख लोगे, फिर ये आप लोग देख लोगे ना कि जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है और कौन कौन शामिल नहीं होता है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति में देख लोगे, थोड़ा तो बेसिक बेसिक डिफरेंस है ना, तो ये आप सब लोग देख लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत था वैसे, या तो गलत था या तो मैंने छोड़ रखा था। ये गेस पे क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जितने भी नाम लिख रखा है ना, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर एलियट, जो हम लोग स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं ना या फिर जो भी एंशिएंट मेडिवल और उसका मॉडर्न के लिए, मुझे कहीं दिखे नहीं थे। ठीक है, लेकिन इनका देखो मैंने रिस्क लिया था और मुझे बिल्कुल मिला था रिवॉर्ड, क्योंकि देखो ये वाला तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, तो प्रेस की स्थापना का एक पूरा ही चैप्टर है स्पेक्ट्रम वाला में है, कहीं इन लोगों का दर्शन नहीं हुआ था, तो ये तो नहीं, बी वाला तो पक्का नहीं था। देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, इतने लोगों का नाम लॉजिक नहीं लग रहा था ना कि सही होगा। ठीक है, और ये रेलवे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी समितियां होती हैं, ये तो हम लोग पक्का पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से नहीं था, और नाम भी काफी फैंसी टाइप का लग रहा है ना, तो ऐसे नाम मुझे लगा ना कि ये जो पुरातात्विक उत्खनन करने वाले होते हैं ना उन्हीं का होगा। थोड़ा सा गेस था। ठीक है, 2 में तो पक्का था, मे भी हो सकता था कि तीसरा होता और या तो पहला होता, तो मैंने बिल्कुल रिस्क लिया था और मुझे पहला वाला पे किया था। ठीक है, आई थिंक हुआ होगा। अलेक्जेंडर तो आता है बुक्स में पढ़ा। अलेक्जेंडर शायद उसमें मुझे ध्यान नहीं आया था, बट फिर भी रिस्क लिया था, मेरा सही था। ठीक है, तो हाँ, आगे से आप लोग क्या कर सकते हो ना कि अब देख लो, जैसे अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, तो इनसे जो जो लोग जुड़े हुए हैं ना उनसे देख सकते हो। फिर वो रेलवे के निर्माण से व्यक्ति जो जो जुड़े हुए हैं ना, इनसे जो जो समितियां हैं, वो ली समिति, एचिंसन समिति कुछ करके है ना। फिर ऐसे प्रशासनिक सुधारों संबंधी जो पूरी समितियां होती हैं, पुलिस सुधारों से संबंधित समितियां होती हैं, तो जो जो समितियां थी उनके क्या क्या रिकमेंडेशन वगैरह थे, एक बार आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो वो आगे के लिए काम करेगा। सही था वैसे बोला मेरा। ये वाला क्वेश्चन भी था, बेसिक एनसीईआरटी से ही था, बट मेरा गलत था एक्चुअली। ये जो 75 से लेके जो मेरा 100 तक था ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत गए थे। आई थिंक 7-8 क्वेश्चन मेरे गलत गए थे।
बट इनकी भरपाई जो 1 से 75 तक था ना, उसमें मैं काफी अच्छा था, तो वहां से इनकी भरपाई हो गई थी। ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था वैसे। ये इसमें देखो, इसमें बी वाला और सी वाला, ठीक है, भाजा का जो चैत्य होता है, बिल्कुल बौद्ध गुफा मंदिर है। ठीक है, ये तो सब लोग पढ़ते हैं। जो सित्तल वाली सित्तल मार्शल की केव है ना, वो जैन से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, बिल्कुल पता था। मेरा डाउट यहाँ पे हुआ था, शायद जो हम लोग मैंने पढ़ रखा था ना, या फिर मेरे दिमाग में उस समय स्ट्राइक कर रहा था कि बेस नगर में जो हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस हम लोग पढ़ते हैं ना, उनका गरुड़ स्तंभ है। तो जो गरुड़ जो है ना, वो उससे वैष्णवाइट से रिलेटेड है, वैष्णव धर्म से। तो मुझे लगा ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, तो पहला मैच नहीं है। बट अभी आके देखा ना, तो लोग बोल रहे हैं कि वो सैविज्म से भी रिलेटेड है। तो मैंने वहां पे पहला गलत कर लिया था। ठीक है, मैंने बोला था कि ये पहला जो बेस नगर है वो सैप से नहीं, वैष्णव से रिलेटेड है, तो इस बेस पे तो गलत हो जाएगा। बाकी दो तो इजी था। ठीक है, ये तो दो तो हम लोग पढ़ते भी हैं, भाजा का और शीतल भाषण का। ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने दो बोला था कि केवल 200 मिली थे। ठीक है, बाद में भी देखा तो तीनों आ रहे हैं। कोई नहीं, तो ऐसे देख सकते हो ना कि आप कहाँ कहाँ, जैसे सैविज्म बौद्ध का हो गया, जैनिज्म हो गया, और जो दूसरे मत हैं अपने वैष्णव वाले, तो उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रमुख स्थल है ना, उनको एक बार चेक कर लो। और ये तो थीम है, यूपीएससी की थीम है, अक्सर पूछती है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, मे बी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से। तो वो मेरा वहां गलत हो गया था। बस इसका आंसर 3 होगा कि साढ़े 3 होगा। मेरे सिर्फ 2, मैंने 2 मारा था। ये वाला क्वेश्चन, ये भी मेरा गलत था। ये देखिए, मैं भूल गया था क्या, यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में शुरू हुआ था। तो वो कब शुरू हुआ था, 7 अगस्त और 1905। ठीक है, यहाँ पे शुरू हुआ था। और उसी से ये मिलता जुलता है कि उसी दिन को मनाने के लिए ना, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। तो ये कह सकते हो, ये वाला आपका करंट था, और ये वाला जो था स्टैटिक था। अगर मुझे ये वाला स्ट्राइक कर रहा होता ना कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो थी वो 7 अगस्त को हुई थी, ठीक है, तो मैं पक्का इसको फिर पहला वाले क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को सही मार देता। बट उस समय साथ में मुझे याद नहीं आ रहा था कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो 7 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है, तो वहां पे शायद मैंने या तो छोड़ रखा था, या तो मैंने गलत किया होगा। तो ये वाला लॉजिक था। तो आप अगले आगे के लिए क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपका स्वदेशी मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा वाला आंदोलन है, ठीक है, फिर वो दांडी मार्च जो भी है, तो इनकी जो डेट्स है ना, मेजर मेजर इवेंट्स की डेट है, उनको आप ध्यान में जरा रखोगे। और अगर सरकार कुछ बहुत इनिशिएटिव ला रही है ना, जिसका रिलेशन जो है वो आपकी हिस्ट्री से जुड़ रहा है, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से प्लीज प्रिपेयर कर लेना ना, खासकर से ये वाले दिवस। आगे एक और क्वेश्चन है जो वो संविधान दिवस है, ठीक है, वो भी बिल्कुल इतिहास से और प्लस जो करंट है उनसे रिलेट करके आ रहा है। तो ये एक थीम बन रही है ना, कि सरकार जो है ना जोड़ रही है, कि जो कुछ अभी प्रेजेंट में कुछ सेलिब्रेट कर रही है उसको हिस्ट्री से जोड़ रही है। तो अगर वो न्यूज में भी रहता है, ऐसा नहीं है कि छोटी न्यूज होगी। आई थिंक जब हुआ होगा ना, तो ये तो करंट में रहा होगा, मुझसे मिस कर गया था, बट आप लोग इस पर ध्यान बनाए रखोगे अपना। तो आई थिंक मेरा वो ना ये गलत हुआ था वहां पे। हाँ, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया था। ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसका दूसरा देखिए। इसमें दूसरा तो शायद सब लोग जानते होंगे ना, कि जो हमारे ध्वज की लंबाई और जो चौड़ाई है उसका जो अनुपात होता है 3:2 होगा। ये तो वेल नोन, आप लोग जानते ही होंगे ना, कि ऐसे हम लोग अपना तिरंगा बनाते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, तो ये इसका 3 और इसका 2, इस रेशियो में लेंथ और इसकी ब्रीथ रहती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही था। ठीक है, गलती हुई पहला वाला। जरा देखिएगा, अगर इसको हम लोग 600 mm और 400 mm, ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे, तो 3:2 तो आ जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे मैंने बोला था कि हाँ पक्का सही होना चाहिए। और लेकिन ये गलत था, क्योंकि ना ये मानक आकार नहीं है। जो मानक आकार में कुछ मानक आकार सेट किए गए हैं ना, तो इतना तो मैंने पढ़ नहीं रखा था, बट मैंने इससे गेस किया था। थोड़ा कह सकते हो वाइस गेस था, बट वहां पे वर्क नहीं किया था मेरा। क्योंकि ना देखो, जब ये वाला इसका वो है कि 3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है, तो ऊपर वाले में देखा तो मुझे लगा हाँ 3:2 तो बन रहा है, क्या पता वो स्टैंडर्ड आकार हो। तो बट वो पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही था। तो वहां पे मैंने यही किया था। दोनों मैंने तो दोनों को सही मान लिया, कि मैंने वहां पे ए किया था। इसका आंसर तो ए होना चाहिए था। ठीक है, अपने गेस तो अपने हिसाब से मैंने सही किया था, लेकिन गलत हो गया था। ठीक है, पहला आई थिंक गलत है, और दूसरा सही है अकॉर्डिंग टू कोचिंग्स। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा था यार, लेना तो था।
संविधान दिवस, हाँ अभी जितनी गलती की ना उसकी भरपाई यहाँ से हो गई थी। संविधान दिवस हम लोग पढ़ते हैं, उसके संबंध में पहला बोला था नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस जो है प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यस, ये करंट में भी था, तब न्यूज में था जब सेलिब्रेट किया गया था, आई थिंक 2018 के आसपास, ठीक है, न्यूज में रहता है। तो और जब ये 26 नवंबर आता है ना तो उसमें करंट में भी आता है, तो उससे में शायद पढ़ा होगा, आप लोग भी पढ़ते ही होंगे, तो ये पक्का, तो ये तो पहला वाला तो बिल्कुल सही था। दूसरा वाला 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो प्रारूपण समिति का निर्माण कब किया गया था आपको ये भी पता होना चाहिए, और ये 26 नवंबर 1949 की डेट जो है ना वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस डेट को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमारी जो संविधान सभा है ना उसने संविधान को स्वीकार किया गया था, जो पूरा बन चुका था, ठीक है, उसको स्वीकार किया गया, ना कि ये जो प्रारूपण समिति थी वो बनाई गई थी, वो तो आई थिंक 1947 के आसपास बनाई गई थी। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक था ना, मतलब बच्चा भी बता देगा कि 26 नवंबर 1949 को कोई समिति नहीं गठित हुई थी, उस दिन हमारा जो संविधान था ना वो एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, दूसरा वाला गलत है। तो पीछे जो गलती करी ना 2-4 उसकी भरपाई यहां से होगी। आगे से देख सकते हो यार, ये वाला जो चैप्टर है ना संविधान के निर्माण की, ठीक है, वो थोड़ा टफ पड़ता है, तो आप लोग देख लोगे ना कि संविधान सभा जो है वो शायद कैबिनेट मिशन है ना भैया, कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी, तो वो आप देख लोगे। फिर बहुत सारी समितियां थी, उन समितियों की अध्यक्षता किसने की थी, उनकी सदस्यता किसने की थी, तो ये आप लोग सब लोग देख लोगे, छोटा सा टॉपिक है तो आप लोग देख सकते हो उसको। फिर वही थीम थी ना कि अगर कोई दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है ना तो उसके पीछे आप अपना स्टैटिक एक बार देख लोगे, करंट अफेयर रहता है तो करंट अफेयर तो पढ़ोगे किस संदर्भ में ये न्यूज में है, प्लस उसके पीछे का बैकग्राउंड। अच्छी कोचिंग में कोई अच्छी सी कोचिंग पकड़ लो ना, जैसे वही बता रहा हूँ मैं, ओनली आई, लगभग सारी, सिर्फ ओनली आई नहीं, ओनली IAS, रॉस का DNS, दृष्टि, संस्कृति जितने भी करते हैं, सो उसमें ये न्यूज और प्लस स्टैटिक दोनों लोग शेयर कर लेते हैं, सो आप लोग देख लोगे। 86 क्वेश्चन, ठीक है, इजी ही था। स्विट्जरलैंड जो होता है मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, थोड़ी सी जनरल लाइन थी, और हम लोग भी जानते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है ना वो एक्सपोर्टर है किसका, गोल्ड आइटम्स का, महंगी महंगी घड़ियों का, तो बोल रहा है ना, अब वो भी मूल्य के आधार पे ही बोल रहा था, वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं, बिल्कुल इजी था। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ द गोल्ड इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, बिल्कुल सही क्वेश्चन था। और ये गेस करने का वो देख लीजिएगा, रूल पकड़ लीजिएगा आप लोग कि अगर कुछ लिखा रहे ना बिल्कुल ऐसा कि उनमें से एक है, वन ऑफ द है, तो जो अगर वन ऑफ द लिखा रहता है ना तो चांसेस काफी होते हैं कि सही होगा, क्योंकि वो मॉडरेट है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कि लार्जेस्ट बिगेस्ट जो भी है, वन ऑफ द बोल रहा है, तो मतलब हो सकता है, तो सही था। पता भी होना चाहिए था कि स्विट्जरलैंड जो होता है ना इसी के लिए फेमस है, स्विट्जरलैंड के साथ घड़ियां जो होती है ना बड़ी फेमस होती है। दूसरा, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय रिजर्व है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ना एक्सट्रीम टाइप का हो रहा है, छोटी सी कंट्री है उसके पास जो है ना उतना रिजर्व नहीं है, ठीक है, उतना विशालतम रिजर्व नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत था, थोड़ा सा एक्सट्रीम जाके बोल रहा था, आप इससे भी गेस कर सकते थे, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत था। और लॉजिक भी लगा सकते थे क्या कि छोटी सी कंट्री है उसके पास इतना बड़ा रिजर्व कहां से हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा वाला गलत। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, लेफ्ट था, क्योंकि देखो यार ऐसे नहीं है कि इंडिया इसमें भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों के बीच में कुछ पैक्ट हुआ था, और उस पैक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जाके दे रहा था, ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो मैंने वहां पे छोड़ दिया था, ठीक है। आगे के लिए आप क्या कर सकते हो, आगे के लिए यही कर सकते हो कि अगर किसी दो मेजर मेजर कंट्रीज है ना उनके बीच में अगर कुछ पैक्ट वगैरह हो रहा है तो थोड़ा सा न्यूज में देख लोगे, आप देखोगे कि अगर अक्सर ये न्यूज में आता है, अगर कोचिंग वाले डिस्कस कर रहे हैं ना तो एक बार अपना ध्यान लगा सकते हो। साथ ही अगर इस वाले रीजन में ना, जो EU वाले रीजन में अगर कुछ भी नया हो रहा होगा तो उस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी का ना पीछे पूछ चुकी है, जैसे वो डाटा प्रोटेक्शन पूछा था ना, डाटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम जो आया था, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस कंट्री ने ये वाला एक्ट को फॉर्मुलेट किया है, तो वो EU था, ठीक है, तो एक तो आप ये वाला कर लोगे। साथ ही साथ अभी देख लो AI पे जो रूल बना है ना,
एआई पे जो रूल बना है फिर वही ईयू लेकर आई है, तो उसके बारे में आप देख लोगे। और अगर भारत का किसी देश के साथ, भारत का अगर यूए के साथ पैक्ट वैक्ट हो रहा है ना, किसी के साथ पैक्ट हो रहा है, तो वहां पे अपनी खबर सही कर लोगे। ठीक है, तो वहां पे ये मैंने छोड़ रखा था, बहुत अजीब था, मतलब पढ़ा ही नहीं था तो फिर गेस्ट करने का कोई तुक बनता नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते थे वहां। 88 का ये था, इजी क्वेश्चन था। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का जो निर्यात है वो 3.2% है क्या? ठीक है, वैश्विक निर्यात में, वो भी वस्तुओं के निर्यात में। ये डाटा ना बढ़ा के दिया गया था। ठीक है, यही तो रोना होता है हम लोग सारे, इतना तो हमारा जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है ना उसका टारगेट है। ठीक है, अभी हम 1.5 के आसपास जो है ना वो वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के मामले में वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम बोल रहा था। डाटा एक तो पहली बार डाटा ही दिया था, तो जहां डाटा दे ना तो वहां आप सतर्क हो जाएगी, कहीं या तो बढ़ा के दे रहा है या तो घटा के दे रहा है। ठीक है, और ये पता भी होना चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक्सपोर्ट के मामले में कितना % हमारा शेयरिंग है, तो वो वस्तुओं के मामले में कितना है, 1.5 समथिंग करके है। ठीक है, तो ये उसको बिल्कुल डबल कर दिया था, तो इस बेसिस पे तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला, भारत में कार्यरत जो अनेक स्थानीय कंपनियां हैं और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियां हैं। ठीक है, उनके उत्पादन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया जा रहा था। ये योजना जो है ना पूरे साल लगभग न्यूज में रहती है, जहां कुछ भी होता है पीएलआई हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, कि अगर आप जो है बढ़ा के उत्पादन करते हो तो उस पर आपको सरकार क्या करेगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, तो वही है, भारत में कार्य जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको भी मिलेगा और जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी मिलेगा। तो हम लोग बोलते हैं ना हमारे जीडीपी का साइज बढ़ जाएगा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार आएगा। तो इजी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट इजी था, बिल्कुल इजी था, होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों से क्या पहला गलत है दूसरा सही है? पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सेम वही था, छोड़ने वाला क्वेश्चन। यूरोपीय संघ के बारे में कुछ बोल रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ का जो स्थिरता एवं समृद्धि समझौता है, ऐसी संधि है जो निम्न से यूरोप में क्या करती है। तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मैंने तो एक्चुअली नहीं पढ़ा था, छोड़ रखा था, या तो छोड़ रखा होगा या तो मेरा गलत गया होगा। ठीक है, कोई आइडिया नहीं लग रहा था वहां पे। यूरोप की है ना, तो हम लोग पढ़ते नहीं है। और भारत का ऐसे नहीं है कि भारत के साथ कुछ हुआ है तो हम लोग इतना डिटेल में जाके पढ़ेंगे, और उनके उस पैक्ट के बारे में पूरा 3 बात बोल रहा है कि ये करता है, तो गलत था। ठीक है, तो मैंने छोड़ रखा था वहां पे। आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कुछ हवा लग रही है तो ट्राई करना। एलिमिनेट भी कुछ नहीं हो रहा था कि उससे हम लोग वर्ड पकड़ के कुछ एलिमिनेट करें। सो यही था, मैंने छोड़ रखा था। टफ क्वेश्चन था ये वाला। ये वाला क्वेश्चन किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कंपैक्ट ऑन सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन GJCM अपनाई है। इसका वर्ड देखिएगा, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूएन, ऐसा ऑल पूछ रहा है, क्या सभी कंट्री जितने यूएन के जितने सदस्य हैं सारे के सारे ने इस पैक्ट पे हस्ताक्षर किया होगा? वो जो हम लोग बोल रहे थे ना बिल्कुल एक्सट्रीम वाला है, तो ये एक्सट्रीम वाला यही है कि अगर पूछे ना कि बोले कि बिल्कुल ऑल सभी लोगों ने कर दिया है, तो वो वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो इसी यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, the objectives and commitments stated in the GCM are binding। ये वाला जो बाइंडिंग वाला वर्ड होता है ना, बाध्यकर होता है। ठीक है, आपको फॉलो करना ही करना है, तो ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है। और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिख रहा है ना तो वो गलत होगा। अभी सोचो ना, हम लोग कोई भी अगर पैक्ट साइन करते हैं, खासकर से अगर जिसमें बहुत ढेर सारी कंट्री होती हैं, वो बाध्यकर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। अगर ये यही पकड़ के आप लोग कर सकते हैं कि अगर कोई बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं होता है भाई, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। तो जीसीएम में अधिकृत उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पे बाध्यकर हैं, बाध्यकारी अधिकारी नहीं है। तीसरा, तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत, तीसरा वाला फंसाने वाला था। जीसीएम अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। ठीक है, मैंने वहां पे सही कर लिया था कि हाँ मे भी करती है बट शायद नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत था, तो मैंने वहां पे लिया था कि सिर्फ पहला इसका सही होगा, बट ये वाला गलत था। ठीक है, ये वाला गलत था। ठीक है, इसका आई थिंक तीसरा भी नहीं है,
तो कोई नहीं था, राइट आंसर इसका कोई नहीं है, बट मैंने ट्राई किया था केवल दो, पहला दूसरा हो गया था। और आप लोग कीजिए भाई, जैसे तीन स्टेटमेंट है, आपने अगर दो एलिमिनेट कर दिया है तो वो क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ऑप्शन क्या बचा, या तो कोई नहीं या तो केवल एक। तो मैंने लॉजिक लगाया कि और अगर ये कोई इंटरनेशनल पैक्ट है ना, तो उसमें ये आंतरिक या फिर आंतरिक रूप से विस्थापित क्यों शामिल नहीं होगा, तो शायद शामिल नहीं करता है। सो रिस्क ले सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, दो आपने इजीली एलिमिनेट कर रखा है, सिर्फ तीसरे में डाउट है, लीजिए। अगर आपका लक सही रहेगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, वरना फिर डिडक्ट हो जाएगा। ये बेसिक था, हो जाना चाहिए था, और ये हुआ था। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया गया है। होमगार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होमगार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको देखिएगा भैया, इसका ओरिजिनल लिखना है। हाँ, इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो होमगार्ड्स होते हैं ना, होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट होता है ना, उसमें जो कुछ ध्यान देने वाले वर्ड्स होते हैं, तो आप उन पर ध्यान दीजिए। जैसे क्या बोला है कि ये पूरा स्टेटमेंट है, इसमें आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए था कि ये जो होमगार्ड्स होते हैं वो केंद्र सरकार उनको रेगुलेट करती है क्या नहीं करती है। इधर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ना, जो स्टेट, वही आ गया, सेंटर वाली लिस्ट, स्टेट वाली लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अगर आप बताओ, पुलिस जो होती है वो राज्य का विषय होती है, होमगार्ड भी जो होते हैं ना वो राज्य का ही विषय होते हैं। ठीक है, तो उनको सेंटर क्यों रेगुलेट करेगा। और लॉजिक भी लगा सकते हो ना कि यार जो जो होमगार्ड्स होते हैं वो राज्य की मशीनरी में ना सबसे वो नीचे टाइप के आते हैं, तो उनको सेंटर से रेगुलेट कैसे किया जा सकता है। और या तो आपको फिर ये सूची पता होती ना कि सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आते हैं। मेरे मेरे कहने पे एक बार आप लोग ना, जो ये सेंटर वाली लिस्ट है, स्टेट वाली लिस्ट है, कॉन्करेंट की है, और वो चौथी कौन सी है, अवशिष्ट तीन ही है। सूची, अवशिष्ट वाली। हाँ तो कंक्रीट और सिस्टम। इन तीनों में कौन कौन आते हैं ना, मेजर मेजर एक बार देख लीजिएगा, इलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है। लाइक अभी हम लोगों ने एक बार पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी बेस पे किया था ना कि वो किस लिस्ट में आती है, फिर यहाँ पे भी वही लिस्ट है। तो एक बार देख लोगे ना, तो आपकी पॉलिटी में जो थोड़े टफ वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको आप डील करने में सहज रहोगे। ठीक है, तो ये बताओ, जो होमगार्ड होते हैं ना, उनको केंद्र सरकार रेगुलेट नहीं करेगी, राज्य सरकारों का विषय होता है। तो पहला स्टेटमेंट इस बेस पे गलत हो जाएगा। ठीक, होमगार्ड की भूमिका जो होती है वो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। बहुत जनरल सा स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि इंटरनल सिक्योरिटी की बनाए रखने में जो वो होमगार्ड्स होते हैं वो पुलिस की हेल्प करते हैं। यस, करते हैं, और हम लोग दैनिक लाइफ में देखते भी तो हैं, वो खबर वबर बेचारे जुटाते हैं। ठीक है, तीसरा, अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा होमगार्ड बटालियन समुत्थापित की गई है। टू प्रिवेंट इन्फ्लेट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज, द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट। ये देखिए, जो सम स्टेट है ना, बिल्कुल मॉडरेट से बोल रहा है कि कुछ राज्य जो है ना, उन्होंने इन बटालियंस की, ठीक है, सीमा होमगार्ड बटालियन स्थापित की है। तो बिल्कुल लॉजिक लग रहा है ना कि इतने सारे कोस्टल स्टेट हैं, कुछ इसमें तो स्थापित किए होंगे। एग्जैक्टली मैंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन गैस यही होता है ना कि कुछ स्टेट में तो है। लॉजिक भी लग रहा है ना कि कुछ ने किया ही होगा, क्या राज्यों का विषय है, कुछ स्टेट में कर ही दिया होगा। तो ये इस हिसाब से सही था, बिल्कुल मॉडरेट साउंड कर रहा था। आपको भी इसको ऐसे ही करना चाहिए था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला गलत है, ये जो पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, केवल 2। ठीक है, थोड़ा बेसिक था, थोड़ा गेस करना था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना था। कार्यवाही और जिस अधिनियम के अंतर्गत यह आता है। ये वाला टफ क्वेश्चन था, आल्दो मैंने किया था, गलत हुआ था मेरा। ठीक है, ये कार्यवाही है और किस अधिनियम के अंतर्गत ये आता है, ये देखना था। पहला क्या था, अनाधिकृत रूप से पुलिस या सैन्य वर्दी को पहनना, क्या वो शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के अंतर्गत आता है क्या। ठीक है, जैसे हम लोग इससे वाले एक्ट को क्यों कहाँ पढ़ते हैं, जब हम लोग आरटीआई पढ़ते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, इसी का उल्टा ये वाला करता है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट। तो हम लोग, मैंने तो वहां पढ़ रखा था। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये वो वर्दी पहनने ना पहनने से कहाँ डील करेगा। ठीक है, तो मैंने उसको वहां पे गलत एज्यूम किया था, क्योंकि सुन रखा था इसके बारे में ना। हम लोग जो आरटीआई वाला पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है वो आरटीआई की भावना के खिलाफ होता है। ठीक है, तो मैंने वहां पे गलत किया था। अभी शायद देखा ना, तो वो शायद सही है। पहला वाला स्टेटमेंट जो है, अनाधिकृत रूप से अगर आप पुलिस की वर्दी पहनते हो ना, तो उसमें जो आपको दंड का प्रावधान वगैरह है, ठीक है, सजा कितनी मिलेगी या फिर जो दंडित है कि नहीं, वो शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के तहत डील की जाती है, जैसा मैंने अभी देख रखा है।
ठीक है। दूसरा वाला तो पहला वहां पे मैंने सोचा था कि गलत होगा। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी वेतन होने के ड्यूटी पर होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत उसको डील करते हैं क्या? तो आई थिंक वहां पे मैंने क्या किया था, तीसरा तो सही किया था, ठीक है। दूसरा आई थिंक मैंने गलत किया था, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा मैंने वहां पे गलत किया था। तीसरा वाला बिल्कुल, तो वो तो लैंग्वेज से मैच कर रहा था कि जो आयुध संशोधन अधिनियम है 2019, वो तो इन्हीं से डील करेगा, किसी आयुध मटेरियल से ही तो डील करेगा, एक्सप्लोसिव मटेरियल। तो तीसरा वाला तो बिल्कुल सही था। और मैंने पहला वाला भी सही वहां पे सही नहीं, पहला वाला वहां गलत किया था, दूसरा वाला गलत किया था। तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिया था, ठीक है। और इसमें आई थिंक ना ये वाला पहला और तीसरा जो है वो राइट आंसर है, दूसरा वाला रॉन्ग आंसर है। तो वहां पे मेरा गलत गया था, कोई लॉजिक भी नहीं लगा था, बस मैंने सिर्फ वहां से पकड़ लिया था कि वो जो पहला वाला है वो शासकीय उपपद अधिनियम से नहीं होता है, लेकिन वो भी मेरा गलत किया था। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। आप ऐसे क्वेश्चन में अगर ना टफ पढ़ रहा हो ना तो प्लीज स्किप कर सकते हो, टफ क्वेश्चन एक्चुअली। इजी क्वेश्चन, मैप बेस्ड, जो हम लोगों ने बात की थी ना कि मैप में दो तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल स्टैटिक उठ के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो करंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप डेली का डेली क्वेश्चन करते हो, डेली का डेली जो करंट अफेयर है उसको फॉलो करते हैं ना, तो ये वाला न्यूज में रहा है। और देखिए इसकी लैंग्वेज में क्या है, प्रायः समाचारों में जो उल्लिखित होने वाले क्षेत्र है ना, तो और ये रियली प्रायः जो है ना समाचारों में दिख भी जाते हैं, ठीक है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं और वो समाचारों में क्यों रहे हैं उनका, तो इधर देखिए जो उत्तरी कीवू है और इटूरी है, वो क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में था क्या? नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान वाला जो था ना वो नगार्नो काराबाग हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसको लेकर था, नाम भी जैसे है ना वो आर्मेनिया और अजरबैजान, उसे मिल भी नहीं रहा था। तो पहला वाला तो बिल्कुल पक्का गलत था, ठीक है, उल्टा था एक्चुअली। इधर देख लो, मैच कर लिया है। ये जो नगार्नो काराबाख है ना, ये इन दोनों के बीच में टेंशन जो है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान, लगभग पीछे 2 साल 2.5 साल से न्यूज में इन लोगों के बीच में रह ही रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज इन लोगों के बीच में ना टेंशन का ये वाला रीजन था। तो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो इसके साथ है। तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। और ये जो खेरसान और जेपोरेजिया है ना, इसराइल और लेबनान के बीच में था क्या? नहीं, अभी हम लोग जो यूक्रेन और रसिया वाला वार है ना, उस वाले रीजन से शायद यूक्रेन का ये दोनों जगह है ना, खेरसान और जेपोरिजिया, सुनते भी थे ना कि रसिया की जो सेना है खेरसान में पहुंच गई है, जेपोरिजिया में पहुंच गई है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वहां से था। तो मतलब तीनों के तीनों जो है ना वो सही नहीं थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कर कह सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन हर बार आए, जैसे पिछली बार जो था ना वो बीदी बीदी कुछ करके था क्वेश्चन, ठीक है। एरिट्रिया वाला जो टिग्रे वाला रीजन था ना, वो वहां से कुछ क्वेश्चन था। अभी देख लो तीनों, खासकर से ना आप तो ये तो सुनते ही होगे, नागार्नो काराबाख आई थिंक सारे लोगों ने सुन रखा होगा, खेरसान और जेपोरेजिया वाला जो रीजन था सबने सुन रखा होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर अब नहीं कर पा रहे हो, मतलब नहीं सुन रखा है ना, तो देखिए कहाँ करोगे तो आप लोग सुन लोगे। जो या तो ओनली आईएएस का है, संस्कृति का है, या फिर दृष्टि का है, ये लोग अपने अपना प्रोग्राम चलाते हैं प्लेसेस इन न्यूज, और उसमें यही वाला आता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा आप डीप जाने की जरूरत है। जैसे मान लो अब इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, तो अभी हमास वाले रीजन में ना कौन कौन से जो है प्लेसेस थे जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, थोड़े से बड़े वाले, तो उनके उनके लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉलो करना। या किसी भी तीनों में से उठा लो, ओनली आईएएस का उठा लो, संस्कृति का उठा लो, दृष्टि का उठा लो, ठीक है। उसमें प्लेसेस इन न्यूज वाला जो सेक्शन है ना उसको आप कर लो, आपका वहीं से हो जाएगा आराम से, ठीक है। देख लेना किसका मैथ थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। ये वाला जरूरी है कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे, इस बार 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला हो गया है, अभी आगे से आए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं सही था। ये भी अंतरराष्ट्रीय खबर है, इंटरनेशनल वाला, पूरे साल न्यूज में रहता है। जो हम लोग आईआर वाला पढ़ते हैं ना, आईआर में स्टेटमेंट पहला वाला क्या था कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, बिल्कुल न्यूज में था। यूएई वगैरह के साथ, यूएई और बहरीन के साथ था ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, एक ये पढ़ा है अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। या इसी का नाम क्या था, अब्राहम अकॉर्ड का दूसरा कुछ नाम था, अभी याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं ना, बिल्कुल न्यूज में था। इसराइल ने कुछ अरब राष्ट्रों के साथ जो है राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, बिल्कुल सही है दूसरा।
अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। पहली बात तो जो सारे अरब लीग है ना उनके साथ हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, और अगर सऊदी अरब बहुत आगे नहीं है, यूएई में था, यूएई और बहरीन जो है ना वो आगे हुए हैं, और सऊदी अरब ने अगर मध्यस्थता की होती ना तो पूरा न्यूज में रहता, हम लोगों को पता चल जाता। यही तो जो हम बोलते हैं ना कि इजराइल जो है उसका जो गल्फ वाली कंट्रीज हैं उनके साथ इंटीग्रेशन में ना ये कुछ कंट्रीज जो है ना जो थोड़े से रिजिड होती हैं, तो उनमें सऊदी जो अरब है ना वो थोड़ा रिजिड है, उसके साथ इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारने में ना थोड़ा ये संकोच कर रहा था। ठीक है, तो इसने तो नहीं की थी, सऊदी अरब ने नहीं की थी, और ये गलत था। ठीक है, तो पहला सही था, बिल्कुल सही था, दूसरा वाला गलत था। और यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं कि इजराइल ने जो ना कुछ अरब राष्ट्रों के साथ, तो इस बेसिस पे कर सकते थे, या तो पढ़ा होता तो गलत था आराम से। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका अकॉर्ड कौन सा था? इसको अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं या फिर कौन सा था? कोई नहीं, आप लोग देख लोगे। 95 खेल पुरस्कार, पिछले लास्ट 2 ईयर से ना 2-3 ईयर से अब ये पूछ रहा है ना, खेलों पर भी ध्यान दे रहा है कि जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ खेल पुरस्कार नहीं, इवन जो हमारे जो पद्म पुरस्कार है ना उन सबसे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग सीख क्या सकते हो वही कि जो जितने भी खेल पुरस्कार होते हैं ना आप उनको देख लो कि क्यों दिए जाते हैं। किनको तो अभी नहीं पूछ रहा कि किस पर्सन को दिया गया है, इस लेवल पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन क्यों दिए जाते हैं ना ये वाला पूछ रहा है। तो उनके बारे में आप पूरी जो हिस्ट्री है ना वो देख सकते हो, जितने भी खेल पुरस्कार। अभी अर्जुन पुरस्कार मिला है उनको, समी जी को। सो ये वाला इसी क्वेश्चन था। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यस, ठीक है, स्टेटमेंट सही था। अगला जो अर्जुन पुरस्कार है ना ये वाला गलत था। अर्जुन पुरस्कार होता है वो किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन भर, आजीवन नहीं होता, इसके लिए भी वही है सत्य, अगर 4 साल आपने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है ना उसके बेस पे ही दिया जाता है आपको। ठीक है, तो ये वाला गलत था। तीसरा ये भी गलत था, इसके बारे में सब लोग जानते ही होंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ना गुरु जी को दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी गुरु ने अच्छा काम किया है ना कि उनके जो शिष्य हैं, मतलब उनके जो सिखाए गए लोग हैं, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनको दिया जाता है। तो उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, हाँ यही होता है। ठीक है, और चौथा क्या था? राष्ट्रीय जो खेल रत्न खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है, वो किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को पहली बात तो नहीं जाता है। ये किसको दिया जाता है? अगर किसी ने खेल को प्रमोट करने के लिए किया है ना, किसी को, अगर कोई एनजीओ हो गया, कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो गई, ठीक है, या कोई भी निकाय हो गया, उनको दिया जाता है, ना कि किसी खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये चौथा इस बेस पे तो गलत था। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा था? पहला सही था और तीसरा सही था, 2। आगे के लिए जो मैंने बताया ना वही कर सकते हो आपकी जो हमारे खेल में जितने पुरस्कार मिलते हैं, साथ ही अब सिर्फ खेल में नहीं, खेल पुरस्कार हो गया तो फिर साहित्य वाले में भी होगा कि अगर साहित्य में जितने अच्छे खासे पुरस्कार मिलते हैं वो, प्लस हमारे जो भारत रत्न वगैरह हैं, भारत रत्न, विभूषण, पद्म पुरस्कार जो भी हैं, ठीक है, तो उनमें आप अपनी समझ जोगे बढ़ा लोगे। तो ये वाला था, थोड़ा इजी था। 96 शतरंज बिल्कुल छोड़ दिया था, इतना डिटेल में तो मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, कि 44 शतरंज ओलंपियाड जो है 2022, इसमें किसको किसको क्या मिला था नहीं था, कुछ आइडिया नहीं लग रहा था तो मैंने छोड़ रखा था। आगे के लिए आप यही कर सकते हो कि जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज है ना प्लीज ध्यान दोगे। इवन जो 2021 में आई थिंक ना वो तो क्रिकेट से भी पूछ लिया था, तो जो अब स्पोर्ट वाला सेक्शन जो हम लोग छोड़ के चलते हैं ना यूपीएससी के लिए, उसमें आप फॉलो करोगे, प्लीज करोगे इसको। ठीक है, तो मैंने वहां पे स्किप किया था ये वाला क्वेश्चन, थोड़ी सी नहीं पढ़ रखा था, तो बिल्कुल एक तो 4 स्टेटमेंट थे, गेस कहां से करता। हाँ, फिर अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो रीजन न्यूज में रहते हैं यूपीएससी उनसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये संघर्ष का क्षेत्र था और किस देश में अवस्थित है। ये डोनबास जो है वो क्या सीरिया में है क्या? नहीं, डोनबास वाला रीजन आई थिंक उसमें था, यूक्रेन में है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो डोनबास जो है ना वो सीरिया में तो नहीं है। ठीक है, और टिग्रे जो है, टिग्रे वाला रीजन जो है उत्तरी यमन में, क्या है? गलत, इसका उल्टा हो गया है। जो टिग्रे वाला रीजन है ना वो बिल्कुल न्यूज में था, इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में आई थिंक संघर्ष हो रहा था उस टाइम। ठीक है, पिछले साल बिल्कुल न्यूज में था, ये इथियोपिया वाला रीजन में था। ठीक है, तो और जो काचिन है तो फिर अब इथियोपिया में होगा ही नहीं, आई थिंक उत्तरी यमन में है क्या, या तो ये किया होगा या तो अलग होगा। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं था, आई थिंक तीनों इसमें मैच नहीं थे। तो कौन से सही सुमेलित थे? कोई भी नहीं। सीख कह सकते हैं ना यही है कि अगर कुछ भी जो न्यूज में आ रहा है, कोई भी न्यूज जो है ना, या तो वहां टेंशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है और वो न्यूज का पार्ट बन रहा है, तो आप लोग देख लोगे
आप अपने पास तो सर्च नहीं करना है, वो आ जाएगा, या तो द हिंदू में आ जाता है, और द हिंदू में आएगा तो जो कोचिंग वाले होते हैं ना वो तुरंत आपके लिए काम कर देते हैं आसान। तो वही है कि आप उसको जो हर वीक का जो आता है ना प्लेसेस इन न्यूज, वो वाला आप सेक्शन फॉलो करते रहो, 2-3 क्वेश्चन बन रहा है वहां से, ठीक है। तो 2-3 नंबर मतलब 6 नंबर आपका वहां से आ जाएगा। तो इस पे क्या था, कोई नहीं सही था। इजी क्वेश्चन था। चाड, गिनी, माली और सूडान, ये भी कह सकते हो ना इंटरनेशनल रिलेशन था, मतलब इंटरनेशनल न्यूज थी, खबर में थी शायद उस टाइम, किसमें, माली में आई थिंक, तब तक था, पलट हुआ था माली वाली में, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन उठ के आया था कि इन चारों कंट्री ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, तो किस लिए किया है, वहां पे सफल सैन्य तख्ता पलट हुआ था, ठीक है। ये वाला इसी वाला न्यूज में था, मैंने जब मैंने पढ़ा था ना, तो ये वाला जो माली वाला रीजन था ना, वहां पे कू हुआ था, फिर उसमें न्यूज में आया था, तो सिर्फ मैंने माली को पकड़ के ये वाला किया था, ठीक है। मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज वाले से खास। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितने उद्योगों में कार्बनाइजेशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है, संभावना है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर कोई नई तकनीकी है, ठीक है, और उसके अनुप्रयोग की बात करती है, तो उसका अनुप्रयोग जो होता है ना वो अनंत होता है। तो अगर लॉजिक लगा के देखिएगा किसमें किसमें वर्क करेगा, तो बताइए जो ग्रीन हाइड्रोजन है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप लोग, वहां से वो अगर यूज करोगे तो कार्बन इमिशन जो है ना वो कम हो जाएगा, उर्वरक संयंत्र में कम होगा, हो जाएगा, तेल शोधक कारखानों में कम होगा, हो जाएगा, इस्पात संयंत्र में कम होगा, हो जाएगा, बहुत सारे रीजन है। आपके जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। जनरल था बिल्कुल वही जो गेस करते हो ना, वही है कि हरित हाइड्रोजन का यूज किसमें होगा, तीनों में हो जाएगा, कोई लॉजिक था नहीं, सोचना नहीं था। ये वाला करंट अफेयर से था, बिल्कुल बनना चाहिए था। G20 की हम लोगों ने अध्यक्षता की थी, भारत ने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल वो स्वाभाविक था तो क्वेश्चन बनेगा, और बना भी था। G20 के बारे में विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। बहुत से जनरल से पॉइंट बोल रहा है, 97 के आसपास इसी पर्पज से बना था। जब हम लोग G20 की पढ़ते हैं ना ओरिजिन कैसे हुई थी, तो यही हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही था। दूसरा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। भारत, ठीक है, भारत की यही प्राथमिकता होती है डिजिटलाइजेशन। तो बहुत लॉजिक नहीं लगाना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वी के नंबर थे, आराम से हो जाता 100 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया ना। आप लोगों को लगा होगा ना कि इतना रॉकेट साइंस नहीं था, आराम से आपके 100+ तो आ सकते थे। थोड़ा आपने अगर बेसिक किया होता और यूपीएससी की थीम को पकड़ के आपने आसपास से R&D किया होता, तो वहां से तो आपके 100+ इजीली बन सकते थे ना। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैं क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ, जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैं ट्राई करता हूँ कि वहां मेरा गलत ना हो। बाकी जो गेस करने वाले होते हैं, तो मैंने गेस का तो आपको बता दिया है। तो यही मतलब मेरे 100+ लाने का ना यही वो है, सीक्रेट है। आप लोग भी अगर ऐसा करोगे तो आपके 100+ बिल्कुल आ जाएंगे। और हाँ, जो हम लोग एलिमिनेशन और जो गेस वाला कर रहे हैं ना, तो वीडियो पूरा बनाने के बाद जो आई थिंक 19 तक हम लोग करेंगे, उसके बाद ना एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि जो कुछ रूल्स होते हैं ना कि आप गेस कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो उनकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और उसी में उसको पूरा रख लेंगे, तो आप लोगों के लिए काफी ईजी हो जाएगा। सो ये था, 100 तक हो गया हमारा, 2023 का खत्म हो गया है। फिर आगे वाली वीडियो में 2022 तक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।